हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम पार्ट 5 शिक्षा की विकास यात्रा अर्थात भारत में शिक्षा का स्तर किस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और उसके लिए कौन कौन सी उपाय योजनाएं की गई, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ में हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख चरणों अर्थात स्टेप्स, कौन कौन से उसके चरण हैं और योजनाओं, कौन कौन सी शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए किन किन योजनाओं का निर्माण किया गया, तो उन योजनाओं की संक्षेप में समीक्षा अर्थात उस पर अपने विचार व्यक्त करना, टीका टिप्पणी करना, आलोचना करना, उसे कहा जाता है समीक्षा। तो उसकी हम समीक्षा करेंगे। इसमें हम देखेंगे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का विचार किस प्रकार से किया गया। साथ ही भारत के कुछ प्रतिनिधिक क्षेत्र के अनुसंधान संस्थान अर्थात जो खोज रिसर्च सेंटर है, तो अनुसंधान संस्थाओं की भी हम समीक्षा करेंगे। इसके आधार पर हम संपूर्ण देश की शिक्षा व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं। तो इसी के आधार पे आज हम देखेंगे कि भारत की शिक्षा यात्रा किस तरह से रही। भारत की शिक्षा की समस्या कितनी जटिल और गंभीर है, इसका अनुभव हमें स्वतंत्र भारत के में वर्ष 1951 में हुई। तो यहाँ पे प्रश्न बनता, रिक्त स्थान के लिए पूछा जा सकता है कि भारत की शिक्षा समस्या जटिल और गंभीर है, इसका अनुभव खाली स्थान में हुआ। तो कब हुआ? वर्ष 1951 में प्रथम जनगणना द्वारा हुआ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? तो भारत में प्रथम जनगणना 1951 में हुई, अर्थात स्वतंत्र होने के बाद 1951 में भारत की प्रथम जनगणना हुई और उसमें ही यह अनुभव हुआ कि किस तरह की समस्याओं का भारत को शिक्षा के क्षेत्र में सामना करना पड़ रहा है। प्रथम जनगणना में साक्षरता का परिमाण 17% था। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है हमारा, खाली स्थान के लिए भी आ सकता है, एक वाक्य के लिए भी आ सकता है कि प्रथम जनगणना में साक्षरता का परिमाण कितना था। तो यहाँ पे साक्षरता का परिमाण केवल 17% था। यह परिमाण निम्नानुसार बढ़ता गया। आगे जाकर 51 के बाद में जब यहाँ पे जनगणना होती गई, तो फिर जब जनगणना 1971 की जनगणना से यहाँ पे दिया गया है, 1971 में जनगणना उसकी साक्षरता 34% होती गई। 1981 अर्थात 10 वर्षों के बाद, जैसे कि आप जानते हो जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है, यहाँ पे 1961 का नहीं बताया गया है। तो 1981 में यह जो है 34 से बढ़कर 43% हो गई और इसी तरह से 1951 में 52% हो गई, 2001 में 64% हो गई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो साक्षरता का परिमाण है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिस तरह लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, उनके विचारों में परिवर्तन आता जा रहा है। तो इस परिमाण को बढ़ाना भारत सरकार के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती थी। तो भारत सरकार के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती कौन सी थी? कि भारत में शिक्षा का परिमाण बढ़े, यह भारत में सबसे बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती का सामना करने हेतु सरकार ने अनेक उपाय योजनाएं की। इसके लिए सरकार के द्वारा अनेक उपाय योजनाएं, ताकि शिक्षा का परिमाण जो है वह भारत में बढ़ सके, तो उसके लिए अनेक योजनाएं जारी की गई। जैसे कि अब हम पहला देखेंगे प्राथमिक शिक्षा। सबसे पहले शुरुआत हुई प्राथमिक शिक्षा की।
अब यह प्राथमिक शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थी को जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। अब यहाँ पे एक वाक्य के लिए पूछा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा का क्या अर्थ है या प्राथमिक शिक्षा किसे कहते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के विद्यार्थी होते हैं, 6 से 14 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं, उन विद्यार्थियों को जो भी शिक्षा दी जाती है उसी को कहा जाता है प्राथमिक शिक्षा, अर्थात पहली। प्राथमिक अर्थात प्रथम, पहली। वर्ष 1988 में केंद्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए खड़िया अर्थात चौक श्यामपट नाम की योजना प्रारंभ की। तो वर्ष 1988 में केंद्र सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की? तो यहाँ पे वर्ष 1988 में केंद्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए खड़िया श्यामपट अर्थात चौक डस्टर, जिससे आप कहते हो ब्लैक बोर्ड, श्यामपट मतलब ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ पर खड़िया और श्यामपट नाम की योजना प्रारंभ की। यह योजना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे श्यामपट, श्यामपट मतलब ब्लैक बोर्ड, तो इसी को हम ब्लैक बोर्ड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ब्लैक बोर्ड के नाम से कौन सी योजना जानी जाती है? तो जो खड़िया श्यामपट नाम की योजना है उसे ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से जाना जाता है। विद्यालयों के स्तर में अब इसका प्रमुख उद्देश्य था, ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था इसके कुछ उद्देश्य थे, जैसे विद्यालयों के स्तर में सुधार लाना, शिक्षा की न्यूनतम अर्थात जो उसकी कम से कम आवश्यकताएं हैं तो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना, कक्षा के न्यूनतम 2 सुव्यवस्थित कमरे, क्योंकि ज़रूरी है कि अगर अच्छे से पढ़ाई हो तो उसके लिए कमरे भी सुव्यवस्थित होने चाहिए, जिसमें सभी चीज़ें जो आवश्यक शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो आवश्यक है वो चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। स्वच्छता गृह, 2 शिक्षकों में से एक महिला अध्यापिका, वह प्राथमिक शिक्षा की पहली मांग थी कि यहाँ पर 2 शिक्षक अगर है तो 2 में से एक जो है वह महिला शिक्षक हो। श्यामपट अर्थात ब्लैक बोर्ड, मानचित्र, प्रयोगशाला सामग्री, छोटा सा पुस्तकालय हो जहाँ पे बच्चे जाकर पढ़ सकें, मैदान, क्योंकि बच्चों का जो है पूर्ण रूप से विकास हो सके तो उसके लिए खेल कूद भी ज़रूरी है। खेल सामग्री के लिए सरकार ने विद्यालयों को राशि उपलब्ध करा दी। तो यहाँ पे सरकार ने किन चीज़ों के लिए राशि उपलब्ध कराई? तो सरकार ने विद्यालयों के स्तर को सुधार लाने के लिए, शिक्षा की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और कक्षा के 2 सुव्यवस्थित कमरे हो, स्वच्छता गृह, एक महिला अध्यापिका, श्यामपट, मानचित्र, प्रयोगशाला सामग्री, पुस्तकालय, मैदान, खेल सामग्री इत्यादि के लिए सरकार जो है वह राशि उपलब्ध करा दी। इस योजना के कारण बहुत प्राथमिक शिक्षा में परिवर्तन आया कि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को गतिमान होने में सहायता प्राप्त हुई। ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, इस योजना के परिणाम स्वरूप प्राथमिक शिक्षा में बहुत ही परिवर्तन हुआ। वर्ष 1994 में इस योजना को विस्तार देते हुए 100 से अधिक विद्यार्थी संख्या वाले विद्यालयों में एक कमरा और एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अब यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि परिवर्तन आ रहा है। जहाँ पे 2 शिक्षक थे तो जब यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती गई तो वर्ष 1994 में जहाँ पर 100 से अधिक विद्यार्थी हैं वहाँ पे एक कमरे और एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान लिया गया। छात्राओं के विद्यालयों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति
बहुल विद्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों को वरीयता दी गई, अर्थात मान्यता दी गई। शिक्षकों की नियुक्तियों में 50% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति करने का बंधन राज्य सरकार पर लगाया गया। तो राज्य सरकार पर क्या बंधन लगाया गया? शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार में क्या बंधन लगाया गया? तो शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार में बंधन लगाया गया कि 50% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति करें। वर्ष 1994 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसे कहा जाता है DPEP, शुरू किया गया। अर्थात लोग जो हैं सार्वत्रिकरण, सभी का एकीकरण हो सके, तो इसके लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसे DPEP कहते हैं, तो इस पॉलिसी का शुरुआत किया गया। यह कार्यक्रम सहित 7 राज्यों में शुरू हुआ। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ये कितने राज्यों में शुरू किया गया? तो इसे 7 राज्यों में शुरू किया गया। इसमें प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति, अर्थात 100% अटेंडेंस, विद्यार्थियों के होने वाले रिसाव को रोकना, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई, क्योंकि पहले के लोग जो थे वह लड़कियों की पढ़ाई को मान्यता नहीं देते थे, तो इसलिए यहाँ पर लड़कियों की पढ़ाई को भी मान्यता दिया गया। दिव्यांग अर्थात अपंग, जो अपंग लोग हैं, तो अपंग के लिए शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर अनुसंधान और मूल्यांकन, उनका इवैल्यूएशन किया गया। वैकल्पिक शिक्षा अर्थात ऑप्शनल, जो ऑप्शन में एजुकेशन दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, तो उससे कहते हैं वैकल्पिक शिक्षा। सामाजिक जागृति आदि उपक्रमों का समावेश, आदि उपक्रम जो हैं इसमें समाविष्ट हुए। तो इस तरह से यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा में परिवर्तन आया। विद्यार्थियों का उचित भरण पोषण हो, इसके लिए वर्ष 1995 मध्याह्न भोजन योजना, जो कि आप अभी भी देखते हो कि 1ली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को भोजन आता है सरकार की तरफ से, उसे कहा जाता है मध्याह्न भोजन योजना। तो यह योजना जो है 1995 में, ताकि विद्यार्थियों का उचित भरण पोषण हो सके, उन्हें उचित आहार मिल सके, तो इस योजना का प्रारंभ किया गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि वर्ष 1995 में कौन सी योजना लागू हुई? तो वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना लागू हुई। क्या आप जानते हैं, जैसे ताराबाई मोडक ने बोल्डी और कोसड़बाड़, ये गांव के नाम है, शैक्षिक कार्य को प्रारंभ किया। आदिवासी बच्चों के लिए आंगनवाड़ियाँ, जैसे गांव में अभी भी आंगनवाड़ी चलती है, तो उसी तरह से आदिवासी जो बच्चे हैं उनके लिए आंगनवाड़ियाँ अर्थात प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ की। प्रत्यक्ष कृति द्वारा शिक्षा, चारागाह शाला, तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार करने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम उठाए। इसके साथ साथ ही अनुताई बाग ने ठाणे जिले में कोसड़बाड़ में आदिवासियों की उन्नति के लिए एक संस्था स्थापित की, और यह संस्था जो है कोसड़बाड़ परियोजना के रूप में विख्यात हुई। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि कोसड़बाड़ परियोजना की स्थापना किसने की? तो कोसड़बाड़ परियोजना की स्थापना अनुताई बाग ने की। आदिवासियों की शिक्षा के लिए अनुताई बाग ने पालना घर, जहाँ पे बच्चों को पाला जाता है, बालवाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, प्रौढ़ अर्थात जो अधिक उम्र के हो चुके हैं, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, बाल सेविका प्रशिक्षण महाविद्यालय आदि शैक्षिक अर्थात संस्था, शिक्षा से संबंधित संस्था खोले, ताकि लोग जो है वह अच्छी तरह से शिक्षित हो सके, सुशिक्षित हो सके।